मैं अजय, आपका दोस्त। मैंने आपकी बायोलॉजी की क्लास सीरीज़ स्टार्ट की है और हम हर रोज़ एक नया टॉपिक ले रहे हैं और उसको कंप्लीट करते चल रहे हैं। हमें 2 महीने के अंतराल में हमें जीएस और हमारी जो साइंस है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आज का बायोलॉजी का, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। रक्त के द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। तो जो धमनियाँ होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, उनकी भित्तियों पर जो बाहरी ऊपर उनके ऊपर प्रेशर जो लग पड़ता है, वो वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। क्या नाम होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब का सामान्य स्तर 120/80, मतलब 120 सिस्टोल और 80 डायस्ट्रोल mmHg हीमोग्लोबिन होता है। रक्तदाब की बात करते हैं तो रक्तदाब एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड प्रेशर होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इस हाइपरटेंशन भी कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन। और इसकी सीमा होती है 90, जिसमें सिस्टोल होता है, और 150 डायस्ट्रोल होता है, mmHg। बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की, तो इसे एसोटेशन कहते हैं। क्या? हेसोटेशन। तो हेसोटेशन कहते हैं, इसकी सीमा कितनी होती है? इसकी सीमा होती है 90 सिस्टोल और 60 डायस्ट्रोल, mmHg। बात करते हैं आगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त शरीर का सबसे मुलायम ऊतक है। एक बात भी याद है, ऊतक क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के जो समूह होते हैं एक ही प्रकार के, जिसका मतलब एक ही प्रकार का काम होता है, एक ही प्रकार के उसमें सेल्स पाए जाते हैं, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका यह प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से नीचे जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, वो एसिडिक नेचर में आता है। और 7 के ऊपर 7 से लेकर 14 तक जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें मापता है। तो जो 7 से 14 तक होता है उसमें बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और 0 से 7 तक कौन सा प्रकृति का होता है? 0 से 7 तक एसिडिक प्रकृति का। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने। आगे के लिए हमें इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे पढ़ते हैं। रक्त के लिए प्रयुक्त शब्द हिम होता है। क्या? हिम होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या? हेमेटोलॉजी। जबकि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपाइसिस। इम्पोर्टेंट है, हेमेटोपाइसिस किसको कहते हैं? तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपाइसिस कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो कहते हैं, में होता है। तो शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा में होता है। बात करते हैं रक्त का संगठन। रक्त किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो बात करते हैं, एक रक्त प्लाज्मा, एक रक्त कोशिकाएं। ठीक है, 2 चीज़ें आती हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रक्त निकलता है जब हमें कहीं घाव हो जाता है तो ब्लड निकलता है। जब उसमें पट्टिकाणु जो बिंबाणु होते हैं ना, वो घाव को भर देते, देन आफ्टर उसमें पानी से निकलता है, वो होता है प्लाज्मा। ठीक है। बात करते हैं रक्त कोशिकाओं की। रक्त कोशिकाएं 45% होती हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं। एक सजीव भाग होता है, मतलब जीवित भाग कह सकते हैं इसको, जिसमें क्या क्या आता है? आरबीसी, जो कि 99% आरबीसी होती है, जिसमें से डब्ल्यूबीसी 0.2%। कितनी? 0.2%। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, बिंबाणु की, तो 0.8% होती हैं। कितनी? 0.8%। बात करते हैं रक्त में प्लाज्मा की। ठीक है, तो वो कितना होता है? 55%। कितना? 55%, जो कि एक निर्जीव भाग होता है, मतलब डेड भाग, मतलब मृत भाग कहते हैं। ठीक है,
ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, जिसमें जल 90% होता है। कितना? 90%, जिसमें जल 90% होता है, और सभी जो पार्ट होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया और बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन, जितने भी पार्ट होते वो सभी मिला के कितने परसेंट होते? 10%, जिसमें प्रोटीन 7% होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं, तो रक्त प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता कितनी होती है? 90 से 91% तक होती है। इसमें वाटर कितना प्रेजेंट रहता है? 91%, 90 से लेके 91% तक। ग्लूकोज देखते हैं, तो ग्लूकोज सामान्य स्तर से 80 से लेके 120 mg अपन 100 ml रक्त, मतलब 100 ml पर कितना होता है? 80 से 120 mg। और बात करते हैं इसका व्यास। ठीक है, इसकी अवस्था का देखते हैं, इसकी अवस्था 70 से लेके 100 mg प्रति 100 ml रक्त होता है। ठीक है, इसकी व्रत जो उसकी अवस्था होती है ना, इसकी 70 से लेके 100 प्रति 100 mg। ठीक है, प्रति 100 ml में 70 से लेके 100 mg प्रति 100 ml पर होती है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो ए होती है 150 से 250 mg प्रति 100 ml रक्त। बात करते हैं यूरिया की, तो 80 से लेके 30 mg प्रति 100 ml रक्त होती है। बात करते हैं बिलिरुबिन की, बिलिरुबिन की बात करते हैं तो ये होती है 0.5 से 1.5 mg प्रति 100 ml रक्त में। ठीक है, बात करते हैं आगे कि शरीर में पीतवर्णक का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो यह पीतवर्णक या पीतवर्णक ही होता है। तो पीतवर्णक का निर्माण होता है यकृत में। याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर में पीतवर्णक का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। आगे बात करते हैं, पित्र वर्णकों का निर्माण यकृत में होता है। यकृत को शरीर की जैव रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं, हम जानते हैं। बायोकेमिकल फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो बायोकेमिकल फैक्ट्री यकृत को कहते हैं। ठीक है, जबकि पितृवर्णकों का संग्रहण पित्ताशय में होता है। आगे पढ़ते हैं, रक्त में बिलिरुबिन पित्तवर्णक जो पीले रंग का होता है, इसकी मात्रा 2.0 ml प्रति 100 ml रक्त पे होती है। से अगर इससे ज़्यादा हो जाए, 0.2 ml प्रति 100 ml रक्त पर ज़्यादा हो जाए, तो पूरा शरीर पीला रंग का हो जाता है। इसी रोग को, जब पीला शरीर हो जाता है, इसी रोग को पीलिया कहते हैं। ठीक है, पीला, जॉन्डिस। यह है हेपेटाइटिस का एक प्रकार है। यह एक वायरस जनित रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है और एक वायरस जनित रोग है। बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है। ग्लोब्यूलिन, इसमें ग्लोब्यूलिन में भी अल्फ़ा बीटा कोशिकाएं होती हैं, अल्फ़ा बीटा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और गामा की बात करते हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, और एक फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन यकृत और रक्त स्कंदक कारक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और फाइब्रोजिन प्रोटीन जो रक्त का थक्का दबाने में मदद करते हैं। ये दोनों प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए आप कमेंट में, जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। बता देना, वरना मैं ही बता दे रहा हूँ। हेपेरिन प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, मानव शरीर के अंदर शरीर के भाग का 7% रक्त पाया जाता है। कितना? शरीर के भाग का 7%। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो वह अपने रक्त का 10% हिस्सा दान कर सकता है। रक्तदान की गणना यूनिट में की जाती है। 1 यूनिट बराबर 350 ml होता है। कितना? 1 यूनिट बराबर 350 ml। यदि किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो वह पुनः 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने के लिए न्यूनतम 50 किलो
आयु सीमा 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। रक्त बैंक के अंदर, जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक के अंदर रक्त की अधिकतम 48 दिन तक और न्यूनतम -40 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक इसे ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। तो अच्छी जानकारी है। आगे देखते हैं, पीएच पैमाना पढ़ लेते हैं। पीएच पैमाना की खोज मैंने बताया था सोरेनसन ने की थी, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और 7 पर उदासीन होता है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेकर 14 तक वो क्षारीय बेसिक प्रकृति में आता है, ठीक है। बात करते हैं विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक, ये हल्का अम्लीय होता है। दूसरा देखते हैं कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का 5 पीएच होता है, कितना? 5 होता है, ये भी हल्का अम्लीय होता है। चाय की बात करते हैं, 5.5 होती है, ठीक है, तो एसिडिक होगी, मतलब हल्की एसिडिक, ठीक है। बात करते हैं मूत्र की, तो मूत्र का 6 पीएच मान होता है, कितना? 6, ठीक है, और हल्का अम्लीय है। बात करते हैं लार की, तो 6.8 पीएच मान होता है इसका, पीएच मान 6.8 होता है, ये भी हल्का अम्लीय होता है। बात करते हैं समुद्री जल की, इसका पीएच मान 8.4 होता है, ये भी हल्का क्षारीय होता है। ये कितना होता है? हल्का क्षारीय, 8.4। बात करते हैं शुद्ध जल की, ये न्यूट्रल होता है, मतलब 7 होता है, उदासीन। बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, तो इसका पीएच मान होता है 5.6, ये भी हल्का अम्लीय होता है। बात करते हैं नींबू की, तो नींबू का पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है, कितना? 2 से 3 के बीच, मान के चलते हैं 2.8 या 2.3, ठीक है। ये पूर्णतः अम्लीय होता है, कितना? पूर्णतः अम्लीय, खट्टा रहता है, अम्लीय। बात करते हैं शराब की, तो इसका भी पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है, 2.8, ठीक है, ये भी पूर्णतः अम्लीय होता है। बात करते हैं बियर की, तो बियर का पीएच मान 3 से 4 के बीच में होता है, ये भी पूर्णतः अम्लीय होता है। बात करते हैं जठर रस, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जठर ग्रंथियों द्वारा रिलीज होता है, तो जठर रस की बात करते हैं, इसका पीएच मान 1.5 से 2.2, मतलब 1.5 से लेकर 2.2 तक होता है, ये भी पूर्णतः अम्लीय है। पित्तरस की बात करते हैं, इसका पीएच मान 7.7 होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ब्लड का, तो ब्लड का होता है 7.4, ये भी हल्का क्षारीय होता है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं ब्लड सेल्स की, ठीक है, रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं, तो रक्त कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है? पहला WBC, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स, इनको वही बोलते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड कार्पल्स की बात करते हैं, तो इनको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। क्या? श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है। आगे देख रहा है कि WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और WBC की सामान्य संख्या 4000 से 9000 प्रति mm³ होती है, ठीक है। मुझे आगे बताना है कि जब भी WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, तो इस रोग को ल्यूकोपेनिया कहती हैं। क्या होते हैं? ल्यूकोपेनिया। और जब WBC की संख्या सामान्य से बहुत ज़्यादा होती है, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया, और ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के को ही ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, मतलब सामान्य संख्या से जब ज़्यादा हो जाती हैं WBC, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। आगे बात करते हैं WBC की, तो WBC 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपन। एक होती है ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और एक कणिका विहीन, मतलब अरेनुलोसाइट, कणिकायुक्त और कणिका विहीन। तो कणिकायुक्त में करते हैं बात न्यूट्रोफिल्स, जो कि 65% होती हैं, इसमें एसिडोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स भी इसी में होती हैं। और बात करते हैं कणिका विहीन मुझे कहना नहीं आ रहा, अब छोड़ो उसको। कणिका विहीन होती हैं जो, उसमें मोनोसाइट्स होती हैं, सबसे बड़ी WBC होती हैं, और लिम्फोसाइट्स होती हैं सबसे छोटी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं WBC में, और मोनोसाइट्स होती हैं सबसे बड़ी WBC।
लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि तो लिम्फोसाइट्स भी एक बीटा कोशिका और टी कोशिका, जो टी कोशिका होती हैं वो HIV इनसे रिलेटेड होता है। HIV वायरस याद है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उसका वायरस, एड्स का वायरस होता है HIV वायरस। बात करते हैं बीटा कोशिका की, तो बीटा कोशिकाओं प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं और स्मृति कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा कोशिका की बात करते हैं तो प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज होती हैं। क्या? एंटीबॉडीज। बात करते हैं एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा कोशिका से बीटा कोशिका से लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट से WBC। बात करते हैं HIV वायरस टी कोशिकाओं पे अटैक करता है। किस पे? टी कोशिकाओं पे। WBC का आकार अमीबीय होता है, मतलब अमीबा के जैसे इनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, अर्थात जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन या जीवाणु कहते हैं इसको, जो शरीर के अंदर हमारे एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। वायरस बात करते हैं, वायरस शरीर में जब इंटरफेरेंस करते हैं तब एंटीबॉडी ही हमारी रक्षा करते हैं, WBC सेल्स। ठीक है, जब शरीर पर जीवाणु एंटीजन का आक्रमण करता है तो शरीर उन्हें नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जब शरीर पर किसी विषाणु या वायरस का आक्रमण होता है तो नष्ट करने के लिए शरीर विशेष पदार्थ बनाता है, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। WBC शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में, WBC है वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो हैजा, ल्यूकेरिया, टेटनस और ल्यूकेमिया। तो याद रखना, ल्यूकेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा? प्रोटोजोआ। बात करते हैं आगे एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी भी 5 प्रकार की होती हैं। कितनी? 5 प्रकार की। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है GAMDE, मतलब GAMDE। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल आएगा, फिर भी देख लेते हैं। IgG, AMD और E। एंटीबॉडी के लिए, एंटीबॉडी होता है उसके लिए IG शब्द इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, क्या? ग्लोब्यूलिन WHO ने दिया था। ठीक है, क्या शब्द दिया था? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन WHO द्वारा, जो हमारा होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने हमें ये शब्द दिया था। इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, यह एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो 80% तक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। घर में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन G है, ये एंटीबॉडी, ये शिशु की बात करते हैं तो शिशु को माता के गर्भ में प्लेसेंटा अपरा के माध्यम से मिलती हैं। बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, यह बाह्य स्रोतों से मिलती है, जैसे दूध, लार। माँ का पहला दूध क्लोस्ट्रम कहलाता है। क्या? क्लोस्ट्रम। इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, यह पहली एंटीबॉडी है जिसे शिशु का शरीर स्वयं बनाता है, अब बात करते हैं D और E है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन D और E, यही सतही एंटीबॉडी हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन E एंटीबॉडी एलर्जिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। अस्थमा, दमा एक एलर्जी है जिसमें श्वसन तंत्र व फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या? श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। पहले GAMDE, तो हमने ट्रिक से याद किया है GAMDE। ठीक है, WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और बात करते हैं मानव शरीर के अंदर WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट व सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है, हम डिस्कस कर चुके हैं।
WBC का मुख्य कार्य एंटीबॉडी का निर्माण कर मानव शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, इसलिए WBC को मानव शरीर का प्रतिरक्षक पुरुष भी कहा जाता है। हमारी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में हम RBC के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिम्बाणु के बारे में। तो हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको इसी तरह से मेरे आगे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। आशा है मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।